सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपना फाउंडेशन बायोलॉजी। और जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा जो है लेक्चर होने वाला है 19 नंबर का, और इसमें हम कवर कर रहे हैं क्या, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ये आपको सामने बना दिख रहा होगा, इसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या जान चुके हैं अभी तक। अभी हमने अपने आहार नाल या जो आपका पूरा जो तंत्र होता है, आप समझिए जहाँ से आपका फूड होकर गुजरता है, उसके बारे में कंप्लीटली बात कर चुके हैं। जिसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपके इस मुख गुहा यानी बकल कैविटी के बारे में पढ़ा। सेकंड नंबर पे हमने जाना अपने इस ईशोफेगस यानी हिंदी में जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, उसके बारे में जाना। फिर तीसरे नंबर पे हमने बात करी अमाशय यानी कि आपका जो स्टमक वाला पोर्शन होता है उसकी। फिर चौथे नंबर पे हमने बात करी किसकी? इस छोटी आंत और बड़ी आंत की, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। अब आप देखो, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है यानी कि आहार नाल है, जिससे आपका भोजन होकर जाता है। अब उस आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल में आप देखोगे कि उस एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में कुछ आपको साइड में अंग जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। कुछ साइड में क्या देखने को मिलता है आपको? कुछ अंग जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जो इनडायरेक्टली आपके पाचन में मदद करते हैं। डायरेक्टली मदद नहीं करते, बट कैसे करते हैं? इनडायरेक्टली मदद करते हैं। कैसे? अपने आगे के लेक्चर में हम ये चीज़ें जान लेंगे, मतलब अभी जब कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने बोला भाई ये आपका डायरेक्ट मदद करता है आपके भोजन के पाचन में, क्या? आपके आहार नाल या फिर ये वाला पोर्शन जहाँ से आपके भोजन होकर जाता है। ठीक है, अब जहाँ से ये भोजन होकर जाएगा उसे हमने आहार नाल दे दिया। बोलो हाँ। उसके अलावा इस आहार नाल में ही कुछ आपके क्या पाए जाते हैं? जगह जगह पर कुछ ऐसी कोशिकाओं, कुछ सेल का ग्रुप पाया जाता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं या फिर एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपके भोजन को पचने में सहायता मिलती है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका ये अमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन है, तो इस अमाशय या स्टमक वाले पोर्शन में HCl होता है। तीन भाग में इसको हम बांटते हैं। कौन कौन सा? आपका होता है कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, है ना? पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब उस अमाशय के तीनों भागों में अलग अलग टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक सेल का, हर एक कोशिका का अपना अपना काम होता है ना? और वो जो हर एक कोशिका है, कहीं ना कहीं एट द एंड आपके या तो हार्मोन रिलीज करेंगी या तो एंजाइम्स रिलीज करेंगी, है ना? HCl भी इन्हीं कोशिकाओं या फिर सेल के थ्रू बनता है। तो आप देखेंगे कि भाई हमने बात करी कि आपके कुछ हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके आहार नाल या फिर इन एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन ग्रंथियों या फिर ग्लैंड्स के बारे में जो आपके आहार नाल या फिर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें डायरेक्ट ना होकर उसके आइड साइड में जुड़े हुए रहते हैं। समझ आया? मतलब अगर ये आपका कोई आहार नाल वाला भाग है, एलिमेंट्री कैनाल है, अभी मैं प्रॉपर सीधा सीधा बस बना दिया हूँ, तो इसके साइड में कुछ ऐसे ऑर्गन जुड़े हुए होंगे, कुछ अंग जुड़े हुए होंगे, जो क्या करेंगे? अपने थ्रू इसमें गए हुए भोजन को पचाने के लिए क्या करेंगे? हार्मोन और जो आपके एंजाइम्स होते हैं दोनों को रिलीज करेंगे, जिससे एट द एंड वो हार्मोन या जो आपका एंजाइम है वो बनेगा कहाँ पे? इन ऑर्गेनेल्स में। लेकिन फिर इन डक्ट के थ्रू, इन पाइप के थ्रू आपके कहाँ पर आ जाएगा? इस आहार नाली या फिर एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा, और फिर भोजन के साथ, खाने के साथ मिक्स होके क्या करेगा? वो भोजन का पाचन करेगा। ठीक है, फूड का डाइजेशन करेगा। चलो, तो यहाँ से बात हो गई आपकी कि आज हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं भाई। आज हम कवर करने वाले हैं आपकी जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं यानी डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं, जो डायरेक्टली आपके एलिमेंट्री कैनाल में नहीं पाई जाएंगी, है ना? लेकिन साइड में ऑर्गन या अंग के रूप में मौजूद होंगी और एंजाइम या वो रिलीज करेंगी हार्मोन, और एट द एंड उनसे क्या होगा? आपके भोजन का पाचन होगा, है ना? चलो, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि आज हम किन पाचक ग्रंथियों की बात करने वाले हैं, है ना?
देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई अपनी लार ग्रंथियों के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में, जो आपके यहाँ माउथ में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि भाई जब हमारा जो पाचन है भोजन का मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी हम जब खाने को चबाते हैं तभी भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे भी आपका क्या होता है, लार पाई जाती है लार ग्रंथियों में। वहाँ से उस लार ग्रंथियों से आपके कुछ एंजाइम निकलते हैं, आगे पढ़ेंगे कौन से, और उन्हीं एंजाइम के थ्रू आपका क्या होता है, भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर इस ईशोफेगस से खाना नीचे आएगा, ईशोफेगस यानी ग्रास नली से खाना नीचे आएगा, यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति होगी, यानी फैलेगा सिकुड़ेगा भोजन और धीरे धीरे नीचे आएगा। बट यहाँ पर कोई भी पाचन की क्रिया, कोई भी डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता है, ये मैंने बता दिया था। फिर ये अमाशय में आते हैं, तो भाई इस अमाशय या फिर स्टमक वाले पोर्शन में आपका क्या होता है, डाइजेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे केमिकल के थ्रू आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी अमाशय वाले पोर्शन में डाइजेशन, बहुत सारी जो सेल होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो लेयर में होती हैं, उनके द्वारा HCl रिलीज किया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाला जाता है। और एट द एंड आपका क्या होता है, अमाशय में जो भोजन है वो उस HCl के साथ मिलकर काइम नामक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि सेमी फ्लूइड होता है, यानी कि अर्ध तरल पदार्थ होता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। अब इस अर्ध तरल पदार्थ में आप देखो बहुत सारे साइड से क्या चले जाएंगे, इस लीवर का ये बाइल जूस वाला एरिया है, तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा, यहाँ से एंजाइम जाएंगे। फिर ये जो पीछे पीला कलर का आपको भाग दिख रहा है, इसे हम अग्नाशय या पैनक्रियाज बोलते हैं, यहाँ से भी कुछ भाग जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपका क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। आगे कवर करते हैं सबको एक एक करके। तो आज हम मेनली दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी लार ग्रंथि और दूसरी होती है आपकी अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज, ये भी एक ग्रंथि या फिर ग्लैंड होती है। इन दोनों के बारे में जानने से पहले थोड़ी बहुत कुछ बातें हम जान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखो कि हम आज बात करने वाले किसकी, आहार नाल की। आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां या फिर एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड वो आपके ग्लैंड्स जो क्या करती हैं, भोजन के पाचन में मदद करती हैं। क्या करती हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उन्हें ही हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं, या फिर उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपकी बॉडी में दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती हैं, दो प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है भाई आपकी आंतरिक पाचक ग्रंथियां, जिन्हें हम इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, और एक होती है आपकी बाह्य पाचक ग्रंथियां, जिन्हें हम एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, है ना, दोनों जो ग्रंथियां हैं, मतलब आंतरिक पाचक ग्रंथि और बाह्य पाचक ग्रंथि, इनको हम जानते हैं कि आखिर ये होती क्या है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आपकी जो आंतरिक पाचक ग्रंथियां हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कैसी पाई जाएंगी? तो देखो भैया, ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना, जो आपकी ऐसी पाचक ग्रंथियां, ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो आपका कहाँ पर पाई जाएंगी, जो आपके आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो वाले एरिया में डायरेक्ट पाई जाएंगी, उनकी दीवारों पर उपस्थित होंगी या फिर प्रेजेंट इन दी वॉल, है ना, जो दीवारों में उपस्थित होंगी आपके किसके, आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल के, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आंतरिक पाचक ग्रंथियां बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बातें कवर कराई थी, यहाँ आप उसको रिलेट कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आता है आपका श्लेष्म ग्रंथि या फिर म्यूकस ग्लैंड। ये क्या करती है, म्यूकस का स्त्रावण करती है ना, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, जिससे क्या होता है, आपका जो अमाशय वाला पोर्शन है, आपका जो स्टमक वाला पोर्शन था, मैंने बोला इसके अंदर भाई HCl भरा हुआ है। अब ये HCl इस अमाशय के प्रोटीन को ना खराब कर दे, या फिर इस अमाशय को ही ना खराब कर दे, इस अमाशय या फिर स्टमक को ही ना खराब कर दे, इसलिए इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है। वो लेयर आपकी किसकी बनी होती है, म्यूकस या फिर श्लेष्मा की बनी होती है। ये म्यूकस या फिर श्लेष्मा रिलीज कहाँ से होता है, आपके इस म्यूकस ग्लैंड से रिलीज होता है। समझ में आया? चलो
आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने बात करी किसकी, श्लेष्मा ग्लैंड के बारे में, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे आप देखो अमाशय की जो दीवारें होती हैं जहाँ पर यही श्लेष्मा ग्रंथि पाई जा रही थी, उसके अलावा वहाँ पर आपकी जठर ग्रंथियाँ या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जिनसे क्या होता है, HCl निकल रहा था। पिछले लेक्चर से आप लोग रिलेट कर पाओगे कि भाई अमाशय जो था उसकी दीवारों में कुछ ऐसी बहुत घुसी हुई स्ट्रक्चर पाया जा रहा था जिनके अंदर ग्लैंड्स पाई जा रही थी, जो एट द एंड क्या कर रही थी, आपके जठर रस यानी कि जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है उसका फॉर्मेशन कर रही थी, है ना, HCl बना रही थी, HCl का फॉर्मेशन कर रही थी। तो ये जो HCl का फॉर्मेशन करने वाली ग्लैंड हैं, इन्हें ही हम जठर ग्रंथियां कहते हैं, भोजन के पाचन में मदद करती हैं। ये भी आपकी कहाँ पर पाई जाएंगी भाई, अमाशय पार्ट किसका है, इसी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो आप कहेंगे कि अमाशय जो है, जो आपका स्टमक है, वो पार्ट है किसका, इसी एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसके अंदर जो आपके ग्लैंड्स पाई जाएंगी वो भी पार्ट होंगी किसकी, इसी एलिमेंट्री कैनाल की। और वही चीज़ तो लिखा है यहाँ पर कि भाई ऐसी पाचक ग्रंथियाँ या ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपके डायरेक्ट कहाँ पर पाई जाएंगी, इस आहार नाल वाले भाग में पाई जाएंगी, एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाएंगी, उनकी दीवारों में पाई जाएंगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, आंतरिक पाचक ग्रंथि या फिर इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड बोलेंगे। समझ आया? चलो अब आप देखो नंबर 3 पे बारी आती है आपकी किसकी, जो हमारी आंत है उसकी दीवार में ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जो हमारा आंत वाला पोर्शन है वहां पर आपकी ब्रूनर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करवाया था। अब ये जो आपके ये ऑन ऑफ हो रहा है बार बार, वन सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा ऑफ हो गया है, ऑन हो जाने देते हैं इसको। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। देखो अभी तक हमने बात करी है आपके जो आपका डाइजेशन होता है, यानी जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र में आप देखेंगे हमने बात करी कि आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो कि प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी बकल कैविटी, ये फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, फिर अमाशय यानी कि स्टमक वाला पोर्शन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे ये जो आपका छोटी आंत और बड़ी आंत वाला स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो आपका छोटी आंत और बड़ी आंत वाला स्ट्रक्चर था, है ना, इनके बाद वो तो हमने डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर लिया, जो कि पाचन तंत्र का पहला भाग था। मैंने इसके पहले आपको कवर करवाया था, इसके पहले मैंने आपको कवर करवाया था कि भाई जो आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग होता है उसको हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट में बांटा था भाई पाचन तंत्र को। सबसे पहला आया था आपका क्या, सबसे पहला आया था आपका एसी, अनबुझा सीमेंट नहीं बोलना भाई कोई, एसी का मतलब होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इस मतलब ये जो पहला वाला था एलिमेंट्री कैनाल, उसके बारे में हम कवर कर चुके हैं कि भाई इसमें क्या क्या आता है, आपका ये पूरा पोर्शन आता है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आता है उसे हम कहते हैं आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं हम क्या, पाचक ग्रंथियां। और अब हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, आपका बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो मैंने बताया ये जो आपकी पाचक ग्रंथियां हैं, है ना, ये पाचक ग्रंथियां आपके कहां पर पाई जाती हैं, ये पाचक ग्रंथियां आपके अलग अलग मतलब उसी आहार नाल से जुड़ी हुई होती हैं और दो प्रकार की होती हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक वाला हम पढ़ रहे थे, चलो तो आंतरिक वाली कैसी होती है, मैंने आपको बताया कि भाई जो आपकी डायरेक्ट आहार नाल या फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम आंतरिक पाचक ग्रंथियां या फिर इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। अब ये आंतरिक पाचक ग्रंथियां आपकी तीन प्रकार की होती हैं भाई। सबसे पहला आता है श्लेष्मा ग्रंथि या फिर म्यूकस ग्लैंड, बता दिया अमाशय में होती है, प्रोटेक्ट करती है HCl से किसको, आपके अमाशय या स्टमक वाले पोर्शन को। दूसरे नंबर पे आता है आपकी
आमाशय की दीवार में जो जठर ग्रंथियां या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड आती हैं वो क्या करती हैं, HCl के फॉर्मेशन करती हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं जिससे आपका भोजन पच सके। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी आंतों की दीवारों में स्थित ब्रूनर्स ग्रंथियां आती हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करवा चुका हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक छोटी सी बात ध्यान रख लो कि आंतों की दीवारों पर जो ब्रूनर्स ग्रंथियां या ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं, ये ब्रूनर्स ग्लैंड भी क्या काम करती हैं, आंतों में जो आपके एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन को और अधिक पचाने में मदद करते हैं, उन एंजाइम्स को रिलीज करने का काम कौन करती है, यही ब्रूनर्स ग्रंथियां करती हैं। अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जब हम भोजन का पाचन पढ़ेंगे या फिर जब कंप्लीटली हम इस वीडियो को पढ़ लेंगे तब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई कहाँ से कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है और भोजन को पचाने में वो कैसे मदद कर रहा है, ठीक है। चलो, तो भाई ये है हमारा क्या, आंतरिक पाचक ग्रंथियां। अब हम बात करेंगे अपने, आप देखो अभी हमने क्या कवर किया कि जो आपको पाचक ग्रंथियां होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, दो टाइप की होती हैं। आंतरिक वाली हम कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है किसकी, बाह्य पाचक ग्रंथियों की। किसकी बारी आती है, बाह्य पाचक ग्रंथियों की। देखो तो ये जो बाह्य पाचक ग्रंथियां होती हैं, है ना, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, इनके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आती हैं, तो भाई ऐसी ग्लैंड्स जो आपके डायरेक्ट पार्ट ना हो, किसका, डायरेक्ट पार्ट ना हो इस एलिमेंट्री कैनाल का, या फिर जिसे हम ऐसी पाचक ग्रंथियां या फिर ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो डायरेक्ट पार्ट ना हो किसका, ये वाले पोर्शन का आपका, यानी एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल का डायरेक्ट पार्ट ना हो, बल्कि साइड में छोटे छोटे अंग होंगे, है ना, साइड में छोटे छोटे अंग होंगे और किसी ट्यूब या फिर आपके छोटे से नलिका के थ्रू क्या होगा, जो आपके एंजाइम्स हैं वो जाएंगे मेन आहार नाल वाले भाग में, या फिर जिसको हम मेन आहार नाल वाले भाग में, एक सेकेंड, हाँ, आहार नाल, ये है आपका क्या, आहार नाल, ये पूरा बीच वाला स्ट्रक्चर। फिर ये है आपकी क्या, ये है आपकी बाहर जो बाह्य आपकी पाचक ग्रंथियां हैं, है ना, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये भी क्या है आपका, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। समझ आया। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो आपकी एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं के बारे में मेन आपको पढ़ना है, किसमें, डाइजेस्टिव ग्लैंड में। क्यों, क्योंकि भाई ये जो ग्लैंड होती हैं, एक्सटर्नल ग्लैंड जो होती हैं, बाह्य ग्रंथियां जो होती हैं, ये और भी बहुत सारे काम करती हैं और इनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम इसे सेपरेटली स्टडी करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा सा हटके पढ़ते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये जो आपका एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये आपको शरीर के आहार नाल जो वाला भाग है, जो आपके क्या नाम से एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग है, उस एलिमेंट्री कैनाल या फिर आपके आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि भाई आहार नाल जो है आपका, जो आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा साइड में छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे, साइड में छोटे छोटी ग्रंथियां होंगी जिन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर पाचक ग्रंथियां बोलेंगे, है ना, जो आपके पाइप के थ्रू या फिर जिसको हम ट्यूब कह सकते हैं, उस नलिका या ट्यूब के थ्रू आपके कहाँ पर जुड़े रहेंगे, इस एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में जुड़े होंगे और यहाँ से वो एंजाइम रिलीज करके भेजेंगी कहाँ पर, ये ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करके एलिमेंट्री कैनाल में भेजेंगी, जहां पर ये एंजाइम्स फूड के साथ में मिक्स होगा और फिर फूड को आगे डाइजेस्ट करेगा, खाने को पाचित करेगा। चलो अब जान लेते हैं कि भाई ये जो बाह्य पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। देखो यहाँ पर मेनली हमें जो बाह्य पाचक ग्रंथियां या एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो उसको हमें मेनली 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। कितने, 3 आपके एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से भाई, नंबर 1 है आपका लार ग्रंथि या फिर जिसको हम कहते हैं क्या, सलाइवरी ग्लैंड। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका अग्नाशय या फिर जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं। और फिर थर्ड नंबर पर आता है आपका यकृत या फिर जिसे हम लीवर कहते हैं। समझ आया।
तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम? आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे इस लार ग्रंथि के बारे में और इस अग्नाशय के बारे में, ठीक है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज, इनके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। आपका जो यकृत या लीवर वाला भाग है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। अब भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेपरेटली इसका कोई तंत्र हमें नहीं पढ़ना है, कोई सेपरेटली सिस्टम नहीं पढ़ना है कि भाई हम लिवर सिस्टम पढ़ने लगे या फिर ग्लैंड सिस्टम पढ़ने लगे। हाँ, ह्यूमन बॉडी में जितनी ग्लैंड पाई जाती हैं तो उसमें हम स्टडी करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन आप समझो कि जब हमारा डाइजेशन चल रहा है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र में डायरेक्ट जो ग्लैंड इन्वॉल्व्ड है, जिनका काम केवल भोजन को पचाना है, भाई उनके बारे में तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलो आप देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारी एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड की। 3 रूपों में बांटा, कौन कौन से? लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियाज। इसमें से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला, जिसे हम क्या नाम देते हैं? लार ग्रंथि या फिर सलाइवरी ग्लैंड। तो भाई देखो, ये जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं, इनका काम क्या होता है? जब आपने भोजन को मुंह में डाला और चबाना स्टार्ट किया तो भोजन किसी ना किसी सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा होगा, है ना? वो जो सलाइवा है जिसके साथ आपका भोजन मिक्स हो रहा है, वो कहीं ना कहीं भोजन को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ने का काम कर रहा है। आप देखो, आपने मुंह में रोटी डाली लेकिन अंदर से आटा बाहर निकलता है ना, मतलब चबाने के बाद वो लुगदी बन जाती है, गोल सा शेप बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो एट द एंड आपका जो रोटी है उसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ रहा रहता है। ठीक है, चलो तो आप देखोगे ये जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं ह्यूमन में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है भाई, मतलब 3 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी टोटल 6 पाई जाएंगी, आप ध्यान रखना। इसके बाद ये क्या होता है? ये एक बहिस्त्रावी प्रकार की होती है। बहिस्त्रावी यानी मैंने आपको बताया कि ऐसी ग्रंथियां है ना, आपकी अंतःस्त्रावी और बाह्यस्त्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, थोड़ी देर से हम कवर करेंगे, तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो हाँ, अभी आप देखो कि भाई ऐसी ग्लैंड बता ही दूं क्या? चलो आगे बता दूंगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी लार ग्रंथि के बारे में, तो यही देख लेते हैं, है ना? फिर इसके बाद में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। देखो, अभी मैंने बताया कि भाई लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। फिर बहिस्त्रावी प्रकार की होती है, आगे बताऊंगा क्या, है ना? फिर आप देखो, ये तीनों जो हैं, यानी ये जो तीनों प्रकार की आपकी ग्रंथियां पाई जा रही थी हमारी बॉडी में, कहाँ पाई जाएगी? एक होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसे हम अधोजिह्वा कहते हैं। कहाँ पर होती है भाई? आपका जो जीभ वाला पोर्शन है उसके दोनों ओर पाई जाती है। ये देखो, आपका ये जो जीभ वाला पोर्शन है तो उसके जस्ट नीचे लेफ्ट में भी होगी और ऐसे ही उस तरफ राइट में भी होगी, है ना भाई? अभी तो मैं ऐसे देख रहा हूँ तो इस साइड एक होगी, फिर जब मुड़ूंगा तो इस साइड भी तो इस साइड भी तो होगी ना। तो आपके दोनों जगह पर क्या पाया जाता है? ये आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है भाई? एग्जाम में इनकी लोकेशन ही पूछी जाती है। हिंदी मीडियम वालों का तो और खतरनाक है, अधोजिह्वा, है ना, अधोहनु, कर्णपूर्व इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं अक्सर। देखो, आपको ध्यान रखना है कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाएगी? आपके टंग जो है उसके नीचे बोथ साइड पर पाई जाएगी, यानी दोनों तरफ पाई जाएगी। फिर दूसरा आता है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं क्या? अधोहनु। ये कहाँ पाई जाएगी? आपका जो निचला जबड़ा होता है, यानी जो आपकी निचला जबड़ा ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, इस निचले जबड़े या फिर लोअर जॉ के मध्य में एक मैक्सिला नाम की हड्डी होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर आप देखो, ये निचला जबड़ा है आपका ये वाला, यहाँ पर ये वाइट आपको एक हड्डी दिख रही होगी, है ना? इस हड्डी के नीचे दोनों तरफ, इस हड्डी के नीचे दोनों तरफ आपकी ऐसी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, जिन्हें हम क्या नाम देंगे? जिन्हें हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है भैया? जो आपकी मैक्सिला अस्थि होती, यानी मैक्सिला बोन होती है, मैंने बताया था ना सबसे हार्ड बोन है। ठीक है, सबसे हार्ड बोन है आपके, उसमें सबसे मजबूत होती है। और यही जो आपकी बो वाली मतलब जो आपकी
मैक्सिला अस्थि है। मैक्सिला से याद करो, मैक्सिला है और उसके बाजू में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी, जो ग्रंथि प्रेजेंट होगी, उसे ही हम क्या नाम दे देंगे, उसे ही हम सब मैक्सिलरी नाम देंगे। यहाँ पर भी देखो मैक्स यहाँ पर भी आ रहा है और मैक्स वहाँ यहाँ पर भी आ रहा है। कहाँ गया, ये देखो मैक्सिला और मैक्सिलरी। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो भाई, सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन सी है आपकी, ये वाला पोर्शन। फिर सबलिंगुअल कौन सी है, जो जीभ के जस्ट नीचे अंदर साइड पे होगी, है ना। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है आपकी किसकी, पैरोटिक ग्लैंड की, या फिर जिन्हें हम कर्णपूर्व भी कहते हैं। ये पैरोटिक ग्लैंड या फिर कर्णपूर्व क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारे कान के पीछे प्रेजेंट होती है, कान के हल्के से नीचे साइड पे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पैरोटिक ग्लैंड या फिर कर्णपूर्व अस्थि के कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं, है ना। अब ये जो ग्रंथि या ग्लैंड है, मैंने बता दिया भाई, दोनों कानों के नीचे कान के कर्णगुहा में प्रेजेंट होती है। कर्णगुहा मतलब ये जो आपके कान जो है, कान के अंदर यहाँ से एक क्या जाती है, छोटी सी आपकी ट्यूब देखने को मिलती है ना, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है क्या, इस वाले पोर्शन में आपके प्रेजेंट होती है क्या, ये पैरोटिक ग्लैंड या फिर कर्णपूर आपकी क्या अस्थि। समझ आया, चलो कर्णपूर आपकी ग्रंथि। चलो हो गया। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, कि भाई आपका जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि में तीन टाइप की लार ग्रंथि पाई जाती हैं, है ना। सबसे पहले होती है जो आपकी जीभ के नीचे होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीभ के नीचे होती है, जिसे हम कहते हैं आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर दूसरे नंबर पे आती है आपकी क्या, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है भाई, जो आपका निचला जबड़ा है उसके मध्य में दोनों तरफ ऐसे प्रेजेंट होती हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आती है पैरोटिक ग्लैंड। पैरोटिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके जो दोनों कान वाला पोर्शन है, उस कान के जस्ट नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कर्णपूर्व ग्रंथि या फिर पैरोटिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से आपको इस पैरोटिक ग्लैंड या फिर कर्णपूर्व ग्रंथि के बारे में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये कर्णपूर्व लार ग्रंथि या फिर पैरोटिक सलाइवरी ग्लैंड जो आपकी होती है, इसमें कभी कभी वायरस के कारण आपके वायरल इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है या फिर संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण इसमें सूजन आ जाती है ना, स्वेलिंग आ जाती है। आप देखो, अगर कभी भी आपको सर्दी होती है ना, सर्दी के कारण आपके अक्सर यहाँ पर दोनों साइड पेन होने लगता होगा, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है जो समझ लो जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है ना। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा, आपको बुखार आएगी, सर दुखेगा, है ना, कई बार आपको सर्दी हो जाती है। फिर उसके बाद आपके यहाँ लेफ्ट और राइट में पेन होने लगता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के कारण आपकी ये जो कान के ये वाला पोर्शन है, कान के जस्ट नीचे वाली जो ग्लैंड है, वो क्या हो जाती हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। अब इस रोग को हम कुछ नाम देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्या, गलसुआ या फिर मम्स। क्या नाम देते हैं, गलसुआ या फिर मम्स उसको नाम देते हैं। ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई आपका जो गलसुआ या मम्स है ये कहाँ पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी कर्णपूर लाड़ ग्रंथि है या फिर पैरोटिक सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर होती है, ठीक है। चलो अब ये तो हमने बात करी आपकी किसकी, ये तो हमने बात कर ली आपके जो लार ग्रंथि या फिर सलाइवरी ग्लैंड है उसके बारे में। अब जो हमारी लार होती है या जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकते हैं, है ना। तो चलो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले जो आपका लार होता है उसके हम संगठन या फिर कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बनी किन चीज़ों से होती है। तो देखो, ये एक हल्की अम्लीय द्रव्य होती है, यानी आपका स्लाइटली एसिडिक होती है, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 6.8 होती है ना। अब ये पीएच वैल्यू क्या है भाई, केमिस्ट्री का टॉपिक है, जब पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा कि कोई चीज़ एसिडिक है तो उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा मतलब 0 से 7 के बीच में होगी, और अगर कोई आपके बेस इन नेचर है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से लेके 14 तक, यानी 7 से आगे की ओर होगी। समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो,
आपकी जो लार होती है हल्की अम्लीय होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे इसमें 99% आपके जल या वाटर प्रेजेंट होता है और बचा हुआ 1% आपका क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा है कि भाई लगभग 99% जल 1% एंजाइम होता है। आप देखो ये जो 1% एंजाइम होता है कहीं ना कहीं ये भी आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। कैसे? जब आप फूड को च्यू करते हो, खाने को जब चबाते हो, तो चबाने के कारण आप देखोगे कि चबाने के कारण ही आपके जो 1% एंजाइम है आपकी लार में, वो 1% एंजाइम मिक्स हो जाते हैं या आपकी लार मिक्स हो जाती है किससे, आपके भोजन में, और फिर वहीं से आपका पाचन या डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का। ठीक है, मुख्य एंजाइम कौन कौन से होते हैं, मेन एंजाइम कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, एक होता है आपका टाइलिन, इसका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम है? टाइलिन। और दूसरा है आपका लाइसोजाइम। कौन सा है? लाइसोजाइम। अब ये दोनों एंजाइम होते हैं जो आपके भोजन को पचाने में, फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जो आपकी लार होती है, यानी जो हमारी सलाइवा होता है, उनमें खनिज लवण और श्लेष्मा भी उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर आपका मिनरल सॉल्ट मिलेंगे। ठीक है, खनिज लवण कौन कौन से? क्लोरीन होगा, पोटेशियम होगा, उसके बाद आपका HCO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, है ना। ऐसे ही आपका श्लेष्मा भी प्रेजेंट होगा। श्लेष्मा मतलब भाई जिसको हम म्यूकस कहते हैं, वही सेमी फ्लूइड लिक्विड जो आपके क्या कर रहा था, भोजन को स्मूथ बनाने में मदद करता है ताकि उसको हम गुटक सकें। आप देखो मतलब गुटक सके और फिर वो ईशोफेगस के थ्रू कहाँ जा सके, धीरे धीरे आपके आमाशय या फिर स्टमक वाले पोर्शन में जा सके। आप देखो कभी भी आप अगर बिना चबाए भोजन गुटकते हो तो कहीं ना कहीं गुटकने में आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने भोजन को अच्छे से नहीं चबाया तो आपकी लार में प्रेजेंट वो श्लेष्मा या फिर म्यूकस आपके खाने में नहीं मिलेगा, और जब खाने के साथ में वो म्यूकस नहीं मिलेगा तो और आप जब भोजन को गुटकोगे तो भाई वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, हार्ड होगा स्ट्रक्चर में, गुटकने में दिक्कत जाएगी। इसलिए कहते हैं कि खाने को अच्छे से चबाकर ही गुटकना चाहिए ताकि भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाए, आपके श्लेष्मा जो है वो मिक्स हो जाए, म्यूकस जो है वो मिक्स हो जाए खाने में, और उसके साथ साथ टाइलिन और लाइसोजाइम नाम के एंजाइम भी मिक्स हो जाएं। अब इनका काम क्या होता है भाई, टाइलिन और लाइसोजाइम का? तो जब हम एंजाइम के बारे में कहाँ से निकलते हैं, मतलब जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेपरेटली, एक मैं मतलब स्लाइड या फिर ऐसी 2 स्लाइड प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई कौन सा एंजाइम होता है, कहाँ से निकलता है और वो किस चीज़ का पाचन करता है। ठीक है, तो जब ये आपका कवर हो जाएगा तो फिर आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आपकी दूसरे पाचक ग्रंथि की, यानी अभी तक जो हमने कवर किया। आप देखो मैंने आपको बताया कि भाई आपकी बॉडी में जो पाचक ग्रंथियां होती हैं 2 टाइप की पाई जाती हैं, एक आंतरिक पाचक ग्रंथि जो ट्यूब के थ्रू होती है, एक बाह्य पाचक ग्रंथि। और अब जो बाह्य पाचक ग्रंथियां थी जो ट्यूब के थ्रू आपके आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम को भेज रही थी, वो बाह्य पाचक ग्रंथियों में पहला जो था वो था आपका लार ग्रंथि, है ना। फिर दूसरा जो था आपका वो है यकृत या लीवर, इसकी हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। अभी हम कवर कर रहे हैं अपनी तीसरी पाचक ग्रंथि को जिसका नाम क्या है, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। चलो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, पढ़ने लायक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखो ये जो अग्नाशय होता है या फिर पैनक्रियाज होती है ना, आपकी बॉडी की दूसरी, अच्छा प्रेजेंट कहाँ पर होती है पहले ये देख लो, दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है बॉडी की, बोलो हाँ। दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड या ग्रंथि होती है जो आपके एंजाइम्स को रिलीज करती है, बोलो हाँ। फिर उसके बाद प्रेजेंट कहाँ पर होती है, आपका जो अमाशय वाला भाग होता है ना, उसके बाद इस अमाशय वाले भाग के नीचे से ये यू आकार की टर्निंग देखने को मिलती है। इसे हमने छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम नाम दिया था, याद होगा आपका, ग्रहणी वाला एरिया था। उसके बीच में ही इसी डक्ट के थ्रू या फिर आपके ट्यूब के थ्रू जुड़ी होती है, और यहीं पर वो आके क्या करती है, आपके जितने भी
एंजाइम होती हैं उनको निकालती है। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपका येलो कलर का, ये क्या है आपका, यही है अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज, और इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्टडी करने वाले हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये जब आप डायग्राम देखोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये जुड़ा होता है कहाँ पर, आपके छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले एरिया में। चलो अब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, बोलो हाँ। इसके बाद अनियमित पत्ती के आकार की होती है। आपने पत्तियों को देखा होगा, ऐसा ही तो कुछ शेप होता है उनको, है ना, पत्तियों का ऐसा ही तो शेप होता है, बस इसके अलावा नीचे से ऐसा और घुमा दो, बन गया अपना क्या, अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। ठीक है, चलो अब आप देखो, जैसा कि मैंने बताया कि आपके छोटी आंत का जो यू आकार वाला भाग होता है, जिसे हम ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम नाम दे रहे थे, उस ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम से के साइड में ही पीले रंग की एक ग्रंथि होती है ना, पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो आपके अमाशय के नीचे स्थित होती है, अमाशय के ठीक नीचे, यानी कि जो आपका स्टमक वाला पोर्शन है उसके जस्ट नीचे आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। समझ में आया? चलो अब ये जो आपका अग्नाशय या पैनक्रियाज वाला भाग है, ये आपके देखो आपकी बॉडी में ये तो हो गया क्या, अमाशय, है ना, यानी स्टमक, ये हो गया क्या, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा, एक सेकेंड आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखो ये है आपका क्या, ये है आपका, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये जो भाग है यहाँ पर आप गौर से देखो, ये आपका अमाशय वाला भाग है, स्टमक वाला पोर्शन, बोलो हाँ। उसके जस्ट नीचे ये पीला कलर का स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, ये हमने क्या नाम दिया, इसे ही हमने बोला अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अब इस अग्नाशय से एक आपकी ट्यूब निकली होती है, ठीक है, और दूसरा ये होता है आपका, ध्यान रखना, लीवर वाला भाग। लीवर के जस्ट नीचे एक आपका बाइल मतलब बाइल जूस को प्रेजेंट करने के लिए एक ग्लैंड होती है छोटी सी, जिसे हम पित्त रस की थैली या फिर बाइल डक्ट, बाइल जूस जो होता है उसकी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वहां से भी एक छोटी सी आपकी क्या निकली होती है, डक्ट निकली होती है। ये बाइल जूस की जो ग्लैंड है उसकी डक्ट निकल के आती है, और ये जो अग्नाशय या फिर आपके पैनक्रियाज है उसकी डक्ट निकल के आती है ना, उसकी जो ट्यूब है वो निकल के आती है। अब ये दोनों ट्यूब जहां पर प्रेजेंट होती हैं, मतलब एक साथ जुड़ती हैं और फिर आगे एक सिंगल और बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। यानी आप समझो एक डक्ट है जो आपकी कहां से निकल के आएगी, ये बाइल जूस को जो प्रेजेंट करता है ना, ये पित्त रस की थैली यहां से निकल के आई, फिर एक आपके पैनक्रियाज से निकल के आएगी एक डक्ट, है ना, एक पाइप आपके, ऐसा समझो। अब ये जो दोनों ट्यूब निकल के आई हैं वो जहां पर जॉइंट होती है उसके बाद एक सिंगल और बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, और ये सिंगल और बड़ी डक्ट आपके छोटी आंत के इसी ड्यूडेनम वाले एरिया में, जो सी आकार का एरिया होता है, वहीं पर जाके जुड़ जाती है। समझ आया? चलो अब ये चीज हम जब पढ़ेंगे तो इसको आसानी से समझ लेंगे, है ना। ये आके जुड़ जाती है और फिर जुड़ने के बाद आपके क्या करती है, एक डक्ट का फॉर्मेशन, बड़ी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलो आप देखो भाई, आपकी जो बॉडी है वहां पर एक अग्नाशय वाहिनी यानी कि पैनक्रियाज डक्ट होती है, बोलो हाँ भाई। इस अग्नाशय से एक छोटी सी ऐसी क्या निकल के आती है, एक छोटी सी ऐसी आपकी डक्ट निकल के आती है, एक वाहिनी निकल के आती है, नलिका निकल के आती है। उसके अलावा एक आपकी ऊपर से इस पित्त रस की थैली से या फिर बाइल डक्ट, सॉरी, जो आपकी पित्त वाहिनी होती है ना, इसको हम बोलते हैं पित्त वाहिनी, जो क्या करती है, पित्त रस को इस पित्त की थैली से यहाँ पर निकाल कर लेके आती है नीचे यहाँ तक, है ना। तो ये दोनों जहाँ पर जॉइंट होंगी, जॉइंट होने के बाद ये एक मतलब
एक डक्ट का फॉर्मेशन करेंगी जहां पर दोनों मिलेंगे, और उस डक्ट को हम क्या नाम देंगे, एक बड़ी नलिका का मतलब फॉर्मेशन करेंगी, सामान्य बड़ी नलिका का फॉर्मेशन करेंगी, जो आपके ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाले एरिया में एक छिद्र के द्वारा खुलती है। मतलब ड्यूडेनम वाले एरिया में जाकर वो सामान्य डक्ट या फिर आपकी सिंपल डक्ट जो है वो जुड़ जाती है। समझ में आया? चलो, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या भाई, जो आपका अग्नाशय है, ठीक, पैनक्रियाज, उससे आपकी अग्नाशय वाहिनी निकलती है। अग्नाशय वाहिनी और कुछ नहीं है भैया, एक पाइपलाइन है जो आपके कहां से कहां तक बिछी हुई है, इस अग्नाशय या पैनक्रियाज वाले एरिया से इस ड्यूडेनम वाले एरिया में, आंत का ये ड्यूडेनम वाला एरिया है वहां तक आती है, ठीक है। और उसी में आपके बीच में ये जो बाइल जूस को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब आपके पित्त रस को रखने के लिए, ये जो पित्त रस की थैली होती है, उससे एक डक्ट या फिर पाइप निकल के आती है, जो आपकी कहाँ जुड़ जाती है, इस अग्नाशय या पैनक्रियाज वाली डक्ट में जुड़ जाती है, और दोनों मिलके एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और कहाँ जुड़ जाती हैं, इस ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले एरिया में जुड़ जाते हैं। यही आपको बताया गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो आपके अग्नाशय वाला पोर्शन है ना, अग्नाशय यानी कि जो आपका पैनक्रियाज वाला एरिया है, जब हम ग्लैंड पढ़ेंगे यानी कि ग्रंथियां पढ़ेंगे, तब आप जानोगे कि जो हमारी बॉडी में ग्रंथियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपकी अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा होता है आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये दोनों को कैसे याद करेंगे? देखो भाई, ऐसी ग्रंथियां जिनमें आपकी पाइपलाइन पाई जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, डक्ट, मतलब जो आपके डक्ट है वो नहीं प्रेजेंट होगी। कैसे? देखो, मैंने कहा भाई, आपके आपकी बॉडी की ऐसी ग्लैंड जो बिना किसी ट्यूब के थ्रू आपकी बॉडी में जहां पर केमिकल रिलीज होना चाहिए वहां पर कर रही है, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथियां या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो डक्टलेस होती हैं, यानी जिनमें ये डक्ट नहीं पाई जाती, जो कि डायरेक्ट आपकी बॉडी में क्या करती हैं, जहां पर हार्मोन्स की जरूरत होती है, मतलब वहीं पर वो ग्लैंड प्रेजेंट होगी और बना के सीधे हार्मोन को देती जाएगी, ठीक है। डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन ऐसी ग्रंथियां जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती हैं, यानी बाहर कहीं पे दूर अपने आप को चीजें बनाती रहती हैं, और फिर जिसको जरूरत होती है तो एक डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू ऐसे उसको दे देती हैं कि जा भाई ले, तेरे को हार्मोन्स चाहिए, ये ले। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्या, बहिस्त्रावी ग्रंथि, जो कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, यानी जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। तो ये तो था आपका क्या कि भाई आपकी बॉडी में जो ग्लैंड पाई जाती है, जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। दोनों में अंतर बता दिया भाई कि जो अंतःस्त्रावी होती है वो नलिका विहीन होती है, डक्टलेस, और जो बहिस्त्रावी एक्सोक्राइन है वो नलिका युक्त होती है, यानी कि डक्ट के साथ में होती है। अब मैंने बोला आपकी बॉडी में दो टाइप की ग्लैंड पाई जाती है ना, लेकिन एक ग्लैंड ऐसी भी है जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना, यानी कई बार मतलब उसमें डक्ट भी प्रेजेंट है जिससे वो केमिकल भेजेगी, और उसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं भी है जिससे वो बिना डक्ट के डायरेक्ट क्या करेगी, अपने मतलब केमिकल्स को भेजेगी, अपने हार्मोन्स को भेजेगी। अब ऐसी ग्रंथि या फिर ऐसी आपकी ग्लैंड जिनमें दोनों को गुण प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आया? जिनमें क्या होता है, दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, कि भाई उनमें डक्ट भी होगा और डक्ट नहीं भी होगा। चलो, ऐसे एग्जाम्पल में आप रखते हैं किसको? ये अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज जो होता है उसको हम रखते हैं, है ना। अब देखो, इस अग्नाशय या पैनक्रियाज को रखने के पीछे का रीजन क्या है? तो इसमें आपकी मेनली दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखते हैं भाई। देखो, जो आपका अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज है ना, जो आपके अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज है ना, तो वहां पर आप देखो उसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, यानी अंतःस्त्रावी भाग है, उसमें क्या रखते हैं हम? उसमें हम लैंगरहैंस की द्विपीठिका, यानी
क्या बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसको रखते हैं, ठीक है। यानी लीवर को जब आप काट के देखोगे तो उसके अंदर आपको पतली पतली लेयर देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा क्या होगा कंस्ट्रक्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा संघनित होगा वो पार्ट। उसे ही हम क्या बोलते हैं लैंगरहैंस की द्विपिटिका पिटिका बोलते हैं। और वो किसका पार्ट होता है, अंतःस्रावी भाग होता है आपके अग्नाशय का। समझ आया। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका बहिस्त्रावी भाग या फिर एक्सोक्राइन पार्ट। इस एक्सोक्राइन पार्ट में आप लीवर के या फिर लीवर में कह रहा हूँ अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज के आप कौन से वाले भाग को रखते हो, जो आपकी एसिनाई सेल या फिर एसिनी कोशिका होती है, एसिनी कोशिका या एसिनी सेल होती है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप देखो इन दोनों का काम क्या होता है, मैंने तो बता दिया कि भाई जो अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज है आपका, इसको हम मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि इनमें दोनों तरह के ग्लैंड या फिर जो ग्रंथि होती है उसके गुण प्रेजेंट होते हैं। इनमें नलिका विहीन पार्ट भी होता है और नलिका युक्त पार्ट भी होता है। देखो जो इसमें अंतःस्रावी भाग है यानी नलिका विहीन पार्ट जो है उसमें आप किसको रखते हो, इस लैंगरहैंस के द्विपिटिका को रखते हो, जो क्या करती है भैया आपके हार्मोन्स का स्त्रावण करती है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। चलो फिर जो आपकी बहिस्त्रावी भाग है, जो आपके नलिका युक्त पार्ट होता है, उसमें आप रखते हो किसको, इस एसिनी कोशिका वाले भाग को रखते हो, जो आपके क्या करता है, जो बहुत सारे अग्नाशयी रस को स्त्रावित करता है, यानी क्या करता है पैनक्रियाज जूस को का स्त्रावण करता है, यानी पैनक्रियाज जूस को निकालता है अपने अंदर से। समझ आया। अब ये जो आपका अग्नाशयी रस या फिर पैनक्रियाज जूस होता है, इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखना है। चलो इसको बता देते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर केवल लैंगरहैंस की द्विपिटिका नाम बताया और बताया कि भाई ये आपके अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज का ऐसा वाला भाग होता है जिससे हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, यानी हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। इसको डिटेल में भी तो जानना जरूरी है ना, तो चलो जान लेते हैं इसके बारे में। देखो जो आपकी लैंगरहैंस की द्विपिटिका होती है या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, इनमें मेनली आपके 3 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की सेल पाई जाती है? एक होती है आपका अल्फा सेल, दूसरा होता है आपका बीटा सेल और तीसरा होता है आपका क्या गामा सेल। समझ आया। 3 प्रकार की सेल या कोशिका पाई जाएगी। कौन कौन सी? अल्फा बीटा गामा। नाम याद रखना, बहुत मतलब इजी है। इसी अल्फा बीटा और गामा सेल के मिलने से आपके लैंगरहैंस के आइसलेट्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। चलो अब ये जो 3 सेल हैं, ये तीनों सेल कौन कौन से हार्मोन्स निकालती हैं? मैंने आपको बताया ना कि जो आपकी लैंगरहैंस की आइसलेट्स हैं, वो लैंगरहैंस की आइसलेट्स कहीं ना कहीं हार्मोन का क्या कर रही हैं, सेक्रेशन कर रही हैं। तो ये जिस हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगी, उन हार्मोन्स के आपको नाम ध्यान रखना है। देखो तो सबसे पहले जो आपका अल्फा सेल है वो क्या करेगी, ग्लूकेगॉन का मतलब आपके सेक्रेशन करेगी। फिर जो आपका बीटा सेल है वो इंसुलिन का क्या करेगी, इंसुलिन का सेक्रेशन करेगी, जो कि एक हार्मोन है। फिर जो आपकी गामा सेल है वो आपका सोमैटोस्टैटिन नाम का जो हार्मोन होता है उनका क्या करती है, उनका स्त्रावण करती है, फिर सेक्रेशन करती है। अब इन तीनों नामों में क्या चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये बीटा कोशिका यानी बीटा सेल जो होता है उसके द्वारा निकाला गया इंसुलिन नामक हार्मोन। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका अल्फा सेल है उसका ग्लूकेगॉन हार्मोन, केवल नाम याद रखना है। गामा सेल जो है उसका सोमैटोस्टैटिन, केवल नाम ध्यान रखना है हार्मोन का, ठीक है। लेकिन इस इंसुलिन के बारे में आपको कुछ बातें पढ़नी है। देखो अब ये इंसुलिन आपकी बॉडी में क्यों निकलना जरूरी है? तो देखो आपकी बॉडी में जो खून या फिर ब्लड होता है उसमें जब भी शर्करा या फिर शुगर की मात्रा ज्यादा या कम हो जाती है ना, ज्यादा या कम हो जाती है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? यही आपके इंसुलिन नामक जो हार्मोन होता है वो करता है ना। अब आप देखो अगर भाई ये इंसुलिन आपकी बॉडी में कम निकल रहा है ना, या फिर आप समझो ये इंसुलिन आपकी बॉडी में कम निकल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, तो उसके कारण आपकी बॉडी में
डायबिटीज या फिर मधुमेह का रोग हो जाता है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। समझ में आया? अगर आप ऐसा समझो, अगर आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी के अग्नाशय या पैनक्रियाज वाला भाग है ना, उस पैनक्रियाज वाले भाग से आप समझो, उस पैनक्रियाज वाले भाग से अगर, है ना, क्या निकल रहा है, उस पैनक्रियाज वाले भाग की जो बीटा सेल है वहां से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, मैंने बताया। अब ये इंसुलिन नामक हार्मोन अगर कम या ज़्यादा निकलेगा तो आपकी बॉडी में फूड के द्वारा या फिर नॉर्मली जो शुगर प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, ठीक है, उस आपके ब्लड में प्रेजेंट उस शुगर की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। अगर आपकी बॉडी में ये इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज होता है ना, कम रिलीज होता है, तो आपकी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, हाई शुगर हो जाएगा। लेकिन अगर यही इंसुलिन नामक हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा निकलता है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो आपको लो शुगर की शिकायत आएगी, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही लिखा है कि भैया जो शुगर की मात्रा है उसको कंट्रोल करता है, अगर कम निकलता है तो क्या करता है, मधुमेह या डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ का क्या करता है, रोग आपको देखने को मिल जाता है। चलो, अब हमें क्या पढ़ना है, देखो, हमारी जो बॉडी थी, हमने बोला कि भैया हमारी जो बॉडी है उसमें जो अग्नाशय वाला पोर्शन है यानी पैनक्रियाज वाला पोर्शन है, ठीक है, तो उसमें हम दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, इसलिए उसे हम क्या करते हैं, मतलब दोनों प्रकार के जो ग्लैंड या ग्रंथि होती है उनके गुण प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड कहने के पीछे का रीजन क्या है, इसके अंतःस्रावी भाग में कौन सा भाग आता है, जो लैंगरहैंस की द्विपीठिका होती है, जिनमें आपके अल्फा, बीटा और गामा सेल प्रेजेंट होते हैं, ये आती है, ठीक है। इनमें से मैंने बताया बीटा सेल आपका क्या करता है, इंसुलिन वाला जो पार्ट होता है ना, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, सॉरी, उसको रिलीज करता है और शुगर कंट्रोल करने का काम यही करता है। अब हम जानेंगे अपने दूसरे पार्ट के बारे में, जो है आपका क्या, अग्नाशयी रस, यानी जो आपके पैनक्रियाज जूस होते हैं, जो आपकी एसिनाई सेल या फिर एसिनी सेल के द्वारा निकलते हैं, उन एसिनी सेल के द्वारा निकले हुए पैनक्रियाज जूस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, ये आपको मैंने बता दिया। देखो, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अग्नाशयी रस या फिर जो आपका पैनक्रियाज जूस होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ये जो अग्नाशयी रस होता है ये आपके कौन सी कोशिकाओं से निकलता है भाई, एसिनी सेल से बनता है, मैंने पहले ही बता दिया। ये एसिनी सेल से ही स्त्रावित होता है या फिर सेक्रेशन होता है यहाँ से, और आपके नलिका के माध्यम से, यानी कि आपके ट्यूब के डक्ट से होते हुए आपके ड्यूडेनम, हिंदी में जिसको हम पक्वाशय भी कहते हैं भाई, ग्रहणी तो नाम है, यानी एक नाम आपका ग्रहणी है किसका, ड्यूडेनम का, लेकिन दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, उसको क्या बोलते हैं, पक्वाशय कहते हैं। चलो, इस ड्यूडेनम या पक्वाशय वाले एरिया में आपके क्या निकल जाते हैं, आपके एसिनाई सेल के द्वारा ये अग्नाशयी रस या फिर पैनक्रियाज जूस निकल के चले जाते हैं। अब इस अग्नाशयी जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो, इसमें 98% आपका जल या वाटर होता है, 2% आपका लवण और एंजाइम होते हैं, यानी सॉल्ट और एंजाइम होते हैं। तो इस सॉल्ट और एंजाइम में से जो एंजाइम वाला पोर्शन है उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि भाई आपके कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं, इस पैनक्रियाज या अग्नाशय से निकलते हैं, जो नलिका या फिर डक्ट से होते हुए आपके ड्यूडेनम वाले एरिया में यानी पक्वाशय में चले जाते हैं। चलो जानते हैं। अब देखो, इसकी प्रकृति कैसी होती है, किसकी भाई, आपके अग्नाशयी रस की। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी एल्कलाइन फ्लूइड होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला था ना कि भाई 0 से लेके अगर 7 तक आपकी किसी चीज़ की पीएच वैल्यू है तो इसको हम किस में रखेंगे, एसिड में रखेंगे, है ना। एसिड यानी कि अम्ल में रखेंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक है, पढ़ेंगे आगे। लेकिन 7 से लेके अगर 14 के बीच में किसी की वैल्यू है तो उसे हम बेस कंसीडर करेंगे, या फिर उसे हम
क्षार बोलेंगे। अब इस क्षार या बेस का एक और नाम होता है जिसको हम एल्केलाइन भी कहते हैं, है ना, एल्केलाइन नेचर कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज आपको। चलो, तो ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है आपका क्या, ये पैनक्रियास जूस जो होता है उसकी पीएच वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया। चलो, इसको हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसमें ऐसे तीनों प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, ऐसे तीनों प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपके भोज्य पदार्थ या फिर जो आपने खाया है उन चीज़ों को पचाने का काम कर देती हैं। इसलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई आपने जो भी चीज़ खाई है ना, उन सारी चीज़ों को पचाने का काम कौन कर देता है, आपका ये अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियास जूस कर देता है। इसलिए इसे हम पूर्ण पाचक रस या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जाना कि भाई हमारा जो पैनक्रियाज वाला एरिया है वहां से कुछ तो जूस निकल रहे हैं, कुछ तो अग्नाशयी रस निकल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, भोजन को पाचित कर रहे हैं, भोजन को, फूड को क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हमें नाम ध्यान रखना है कि भाई कौन सा जूस निकल रहा है और वो किस भोज्य पदार्थ को पाचित कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। देखो, हम जो नॉर्मली खाना खाते हैं उसमें आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप देखोगे ये सारी चीज़ों का जो पाचन है, इन सारी चीज़ों का जो पाचन है वो हमारी बॉडी में होता है। और होने के पीछे का रीज़न है कि भाई हमारा जो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है, वहाँ से कुछ पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, यानी कि अग्नाशयी रस निकल रहा है जो इन सारे भोज्य पदार्थों को क्या कर देता है, पाचित कर देता है। नाम ध्यान रखते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो माल्टेज और एमाइलेज वाला एंजाइम है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका लाइपेज जो क्या करता है, वसा या फिर फैट का डाइजेशन करता है। फिर चौथे नंबर पे आता है भाई आपका क्या, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप लोग देख लीजिए। ये क्या करता है, ये आपके एंजाइम प्रेजेंट होता है इन दी जूस, यानी कि पैनक्रियाज जो जूस होता है आपका, पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसमें प्रेजेंट होता है एक छोटा सा आपका एंजाइम जिसका नाम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टिडेट्स। और ये करता क्या है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है, मेनली आपको ये ऊपर वाले ध्यान रखना है। कौन कौन से भाई, आपके माल्टेज और एमाइलेज क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। फिर आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। फिर लाइपेज नामक एंजाइम क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा कुछ हम डिफरेंस कवर कर लेते हैं जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं किन किन के बीच में। हमने पहले पढ़ा इस लार के बारे में, यानी सलाइवा के बारे में। ये लार ग्रंथि से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। फिर अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस जो है आपका, ये अग्नाशय से निकलता है ना, हमने पढ़ लिया कौन कौन सा, आपका एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, और एक और हो गया कौन सा, पीछे देखो, आपका हो गया एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और माल्टेज। ये चारों आपको ध्यान रखना है। जो क्या करता है, माल्टेज एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है और आपका ट्रिप्सिन प्रोटीन से और लाइपेज वसा से, है ना। चलो, अब आप देखो लार जो है, हम तुलना कर रहे हैं। अब देखो लार जो है ये 6.8 इसका पीएच वैल्यू होती है, एसिडिक इन नेचर होता है। उसके अलावा जो अग्नाशयी रस है वो 7.5 से 8.3 होता है, क्षारी या फिर एल्कलाइन होता है नेचर का। इसमें 99% वाटर होता है आपकी लार में, और अग्नाशयी रस में आपका 98% वाटर होता है ना। अब निकलने वाले हार्मोन्स को भी एक बार हम देख लेते हैं कि भाई आपका जो लार ग्रंथि है उससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। इनका कैसे क्या यूज होता है आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं। चलो, फिर दूसरा होता है आपका क्या, अग्नाशयी रस, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सा निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है। और आप देखोगे ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, कोई सा तो गोल है भाई, बताओ कौन सा, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है, कौन सा गोल था, माल्टेज। तो वहां पर लिख लेते हैं आपके आपके जो माल्टेज होता है,
है ना, माल्टेज। भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी देख के लिख लेंगे। ये चारों आपके कहाँ से निकलते हैं, अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो अग्नाशय या पैनक्रियास से निकलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। कैसी छोटी छोटी बातें भाई, हम रिवीजन स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि भाई जो आपका जितना हम आपका जो आहार नाल पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे, यानी हमने स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने कंप्लीट आहार नाल या फिर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके बारे में जाना। अब हम उससे दूसरे भाग को जान रहे हैं जिसमें हम उससे संबंधित आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियों या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से हमने दो पार्ट कवर कर चुके हैं। एक है आपका क्या, लार वाली ग्रंथि भाई, जिसको हमने सलाइवरी ग्लैंड बोला। तीन प्रकार की होती हैं, एक आपके यहाँ नीचे साइड, एक आपके जीभ के नीचे साइड अंदर, और तीसरी होती है आपकी कहाँ, यहाँ कान के पीछे साइड। तीनों हो गया। फिर हमने कवर किया अपना अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज वाला पोर्शन, जहाँ पर हमने बताया कि भाई आपका माल्टेज, एमाइलेज है ना, और लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये चारों एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। जिसमें से जो आपका माल्टेज और एमाइलेज है वो क्या काम करता है, माल्टेज और एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। फिर जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। फिर जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करेगा। ऐसे करके आपके अग्नाशय से, क्योंकि सारी चीज़ों को पचाने वाले रस निकलते हैं, इसलिए उसको पूर्ण पाचक रस या फिर कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस निकालने वाला ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर कर चुके हैं। ये आपकी रिवीजन स्लाइड है, एक बार नज़र डाल लेते हैं भाई। पाचक ग्रंथियां तीन प्रकार की बता दिया। मम्स या गलसुआ हो जाता है कब, जब आपके जो पैरोटिक ग्लैंड होती है जो आपके कान के पीछे पाई जाती है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू आपके जो वायरल इन्फेक्शन होता है उनकी वजह से। ठीक है, फिर हमने आगे क्या पढ़ा कि भाई जो अग्नाशय होता है वो आपकी बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसको हम मिश्रित ग्रंथि या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम अपनी बॉडी के सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो भाई आपको मधुमेह या फिर कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह या फिर डायबिटीज़ हो जाता है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और ये इंसुलिन आपके बीटा नामक सेल के द्वारा निकलती है, जो लैंगरहैंस की द्विपीठिका का एक भाग है, जो कहाँ पर पाई जाती है, आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है आपकी इस अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज की, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे कि भाई ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमने अभी तक आपका जो ग्लैंड वाला पोर्शन है, जो ग्रंथियों वाला पोर्शन है, उसमें जितनी पाचक ग्रंथियां इन्वॉल्व थी वो चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। और आप सभी से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहां पर हम आपके लीवर वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, और लीवर यानी कि यकृत को कंप्लीट जानेंगे, कैसे उसको हम पाचक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।